जी मैडम, इधर ही आके। हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर पाठशाला पे। मैं कविता यादव, आपकी जीएस फैकल्टी और आपके एजुकेटर, आपको यहाँ पे बजट का एनालिसिस करवाने के लिए प्रेजेंट हूँ। यहाँ पे हम लोग बजट 2023-24 का फुल एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो बजट जो कल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको पेश किया है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। मतलब पूरी इसकी ABC या कहें A to Z इसकी सारी चीजें समझेंगे कि बजट क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, भारत में बजट का क्या इतिहास है, और वर्तमान जो बजट आया है वर्ष 2023-24 का, इसके क्या क्या पहलू है, किन चीजों पे चर्चा की गई है। चलिए, तो जुड़ते हैं इस क्लास में। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, बजट की मुख्य विशेषताएं यहाँ से, ये जो बजट के बारे में पूरा जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वित्त मंत्रालय ने यहाँ पे बजट प्रभाव के अंतर्गत ये कहा है कि बजट की मुख्य विशेषताओं को इन्हें बताने के लिए इन्होंने फरवरी 2023 में यहाँ पे इन्होंने लागू किया है। अच्छा, अब इस बजट में क्या रहेगा, क्या क्या विशेषता इसकी देखते हैं। बजट की मुख्य विशेषताओं को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इसके जो की टर्म्स रहते हैं उनको समझते हैं। क्या क्या की टर्म्स होते हैं बजट के। तो सबसे पहले बजट शब्द को समझिए। बजट बजट शब्द जो है ये ओरिजिनल किसी भाषा का शब्द नहीं है। बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है, बजट शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा की। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की बूजट से हुई है। फ्रेंच भाषा के बूजट से इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब जैसे होते हैं ना कई सारे वर्ड्स जो किसी अन्य भाषा से निकल के और वो थोड़े से किसी अन्य भाषा में बन जाते हैं और उसके बाद एक नया ही वर्ड आ जाता है। तो ऐसे ही बूजट शब्द है फ्रेंच भाषा में, और बूजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। बूजट का मतलब हो जाएगा चमड़े का थैला, और चमड़े का थैला जो होता है इसी से हमारे बजट की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, अब आम भाषा में बजट को क्या कहेंगे। बजट जो होता है वो आय और व्यय का एक ब्यौरा होता है। पर्टिकुलर एक समय अंतराल में कितनी इनकम आ रही है और उस इनकम का कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस होंगे, मतलब कहाँ पे खर्चे होंगे। तो आय और व्यय मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा जो ब्यौरा होता है उसको हम बजट कह देते हैं। अब ये जो बजट होता था, ये बजट कहाँ पे पेश किया जाता था, एक चमड़े के थैले के अंदर इसके डॉक्यूमेंट रख के लाए जाते थे। मतलब इनिशियली जब स्टार्ट किया गया था, तो ये जो बजट के डॉक्यूमेंट्स होते थे ना, जैसे हमें आय व्यय का ब्यौरा अपना पूरा तैयार करना है, तो उस ब्यौरे की क्या होनी चाहिए, हमारे पास लिखित में कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स को हम चमड़े के थैले में रख के लाते थे, इसीलिए उस चमड़े को थैले को हमने क्या कहा, बजट। और बजट से ही ये थोड़ा सा ट्रांसफर होते होते क्या बन गया, शब्द बजट बन गया। तो आज वर्तमान में बजट शब्द का मतलब समझाता है आय और व्यय का ब्यौरा होना। तो ये रहता है बजट। अब भारत में जो बजट होता है, आय व्यय के ब्यौरा जो होता है, इसके बारे में क्या क्या कानूनी प्रावधान है। क्या बजट कानूनी रूप से लागू होता है, क्या बजट का कोई संविधान में रोल होता है, क्या भारत में बजट करना अनिवार्य होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो इसके कानूनी प्रावधान देखते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता होगा कि हमारे देश में जितनी भी चीजें होती हैं वो किसके हिसाब से चलती हैं, कानून के हिसाब से चलती हैं। हमारे देश में विधि का शासन होता है, द रूल ऑफ लॉ। और ये रूल हमें कहाँ से पता चलते हैं, संविधान से पता चलते हैं। तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्या बजट के बारे में कोई बात की गई है। तो बजट के बारे में इसमें आर्टिकल 112 में कहा गया है, लेकिन आर्टिकल 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग हुआ है, या फिर पूछ लेंगे बजट शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है। किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता है। बजट की जगह पे इस आर्टिकल 112 में क्या मिलता है, इसमें आपको मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट जो होता है ये हमारे संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में यहाँ पे आर्टिकल 112 में इसको उल्लेख किया गया है। और इसमें लिखा है इस अनुच्छेद में कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा।
एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा, जो क्या होगा, पूरे साल का, पूरा साल कौन सा, आगामी जो साल होगा, आगामी मतलब 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक का जो वर्ष होगा, जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, उस वित्तीय वर्ष में क्या हमारे पास इनकम आएंगी, क्या हमारे पास एक्सपेंसेस होंगी, ये पूरा जो ब्यौरा होगा उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। और इसका विवरण मिलेगा हमें संविधान के अनुच्छेद 112 में, और इसी का हम मतलब निकालते हैं क्या, बजट। तो इसी को हम आम भाषा में बजट कह देते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी कि बजट क्या होता है और भारत में बजट का क्या यहाँ पे संवैधानिक उल्लेख है। अब ठीक है, राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाते हैं, चलो आगे इसमें देखते हैं। राष्ट्रपति से प्रस्तुत तो करवाते हैं, लेकिन बजट का जो ब्यौरा होता है, क्या इसमें होगा, कहाँ से आएगा इनकम, कहाँ से ये एक्सपेंसेस होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, इन सब चीजों को बनाता कौन है, मतलब बजट के डॉक्यूमेंट कौन बनाता है, क्या पता है बजट के डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताना। तब तक चलिए बाकी समझते हैं इसको। बजट बनाता कौन है? तो बजट बनाने का जो काम है वो करते हैं हमारे वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री जो होते हैं, भारत में वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है और बनवाया भी जाता है इनके द्वारा। तो वित्त मंत्री जो होते हैं, ये वित्त मंत्रालय का पूरा कार्यभार उठाते हैं। तो वित्त मंत्रालय जो होता है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, उस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है। तो वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों के वित्तीय विभाग, इसको हम कहेंगे। ठीक है, मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब आर्थिक मामलों का वित्तीय विभाग। और इस विभाग के अंतर्गत भी क्या है, इसके विभाग के अंतर्गत है बजट डिवीजन, बजट डिवीजन। ठीक है, तो ये जो डिवीजन होता है या फिर ये जो मंत्रालय होता है, ये क्या करते हैं, बजट बनाने का काम करते हैं। ओके, समझ में आया होगा कि बजट बनाता कौन है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर वित्तीय मामलों का विभाग, और उसके अंतर्गत ही एक डिवीजन होती है, एक शाखा होती है जिसको हम कहेंगे बजट डिवीजन। और ये बजट डिवीजन क्या करती है, ये बजट को बनाने का काम करती है। ठीक है, बजट बना लिया, अब बजट पेश कौन करेगा? तो बजट पेश करने का काम होता है हमारे देश के वित्त मंत्री। बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री पेश करते हैं। बजट पेश करने का काम करते हैं वित्त मंत्री। और पेश कहाँ पे किया जाता है ये बजट? तो ये हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। कहाँ पे? हमेशा लोकसभा में। वित्त मंत्री इसको पेश करते हैं सदैव कहाँ पे? लोकसभा में इसको पेश करते हैं। अच्छा, लोकसभा में पेश करने के पीछे कारण ये है कि संसद के ना कई सारे विधेयक होते हैं, कई प्रकार के विधेयक होते हैं। जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है। उनमें से एक धन विधेयक ऐसा होता है जिसको सिर्फ लोकसभा में ही पहले पेश किया जा सकता है। तो बजट जो होता है उसको हम धन विधेयक की संज्ञा देके इसको आगे बढ़ाते, इसीलिए इसको हमेशा कहाँ होगा, ये सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होगा। लोकसभा में होने के बाद में धन विधेयक कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो धन विधेयक की इसको संज्ञा दे दी जाती है, इसीलिए इसको हम हमेशा लोकसभा में पेश करते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि बजट क्या होता है, बजट कौन पेश करता है, करवाने का अधिकार किसका होता है, बनाता कौन है और कहाँ पेश किया जाता है। क्लियर इतना? अभी हो गया क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। बजट कब पेश किया जाता है? कब पेश किया जाता है? बजट पेश किया जाता है हर साल। बजट पेश किया जाता है हर साल फरवरी के पहले वर्किंग डे में, फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे में, फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पे क्या होता है, बजट पेश किया जाता है। ठीक है, प्रथम कार्य दिवस पर। अभी प्रथम कार्य दिवस का मतलब क्या है कि अगर 1 फरवरी को, मतलब फरवरी का पहला दिन 1 तारीख को होता है, 1 फरवरी को कोई छुट्टी नहीं है तो फिर 1 फरवरी को पेश हो जाएगा। और अगर 1 फरवरी कोई छुट्टी है, संडे है या कोई भी नेशनल हॉलीडे है, कुछ भी है, तो फिर वो जो अगला होगा, मतलब 2 फरवरी को हो सकता है, 2 को भी छुट्टी है, 3 को हो जाएगा। मतलब कब पेश होता है? फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को ये पेश किया जाता है। पहले इसका जो कंडीशन थी, मतलब आज से लगभग 3 साल पहले की कंडीशन थी कि बजट को फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे पेश किया जाता था।
लास्ट वर्किंग डे पे, मतलब कि 28 को 27 को जो भी लास्ट वर्किंग डे होता था तब पेश किया जाता था। लेकिन अब ये फरवरी के पहले वर्किंग डे पे पेश कर लिया जाता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। कहाँ पे करते हैं? लोकसभा में। अच्छा, लागू कब से होता है अभी? इम्प्लीमेंट कब से होगा? तो लागू होता है ये 1 अप्रैल से। लागू होता है हमेशा 1 अप्रैल से। और कब तक लागू रहता है? अगले वर्ष की 31 मार्च तक ये लागू रहता है। तो बजट के बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने समझी है कि बजट क्या होता है, कौन तैयार करता है, कौन इसको पेश करता है, और इसको पेश करवाने का अधिकार किसके पास होता है, कब पेश किया जाता है, कब से लागू होता है। ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आई होप आप सबको इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसके बारे में देखिए, बजट का इतिहास क्या रहा है, मतलब भारत में बजट का इतिहास क्या है। भारत में बजट कब से पेश किया जा रहा है? कि हमेशा से बजट पेश किया जाता था भारत में? हमेशा से नहीं था। अंग्रेजों के आगमन के बाद में ना भारत में कई प्रकार की चेंजेस हुए थे। भारतीय आर्थिक नीतियों में, शैक्षिक नीति में, राजनीतिक चीजों में, बहुत सी चीजों में परिवर्तन हुए थे। इसीलिए एक परिवर्तन इनमें से था बजट पेश करना। तो भारत का सबसे पहला बजट 1860 में किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन जो एक अंग्रेज व्यक्ति थे ब्रिटिश शासन के दौरान, इन्होंने क्या किया था? भारत में सबसे पहले बजट पेश किया था। ठीक है, 1860 मतलब आज के टाइम के हिसाब से देखें तो काफी पुराना इतिहास हो गया, लेकिन फिर भी हमेशा से नहीं था। ये जेम्स विल्सन ने सबसे पहले शुरू किया था। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि भारत में सबसे पहला बजट कब और किसने पेश किया था, तो बताएंगे 1860 में जेम्स विल्सन ने इसको प्रस्तुत कर दिया था। अच्छा, ये सब चलता रहा। उसके बाद में हमारा इंडिया हो जाता है इंडिपेंडेंट, हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला बजट किसने पेश किया? इस तरह के क्वेश्चन और बनते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद देखो, ये हो गया हमारा प्रथम बजट। यहाँ पे मैं चीजों को थोड़ा सा लिखते हुए चल रही हूँ, और अगर जैसे आपको लग रहा है कि लिखना है, नोट करना है, तो आप नोट भी कर सकते हो। लेकिन आपको पीडीएफ में सारा जो डाटा है, ये जो एक्स्ट्रा मैं लिख रही हूँ, वो भी डाटा आपको लिखा हुआ मिलेगा। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट, ये सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसमें ऐड किया हुआ। प्रथम बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद यहाँ के स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था वो किसने किया था? आर के षणमुगम चेट्टी। आर के षणमुगम चेट्टी ने इसको प्रस्तुत किया था। ये था स्वतंत्र भारत का पहला बजट, कब पेश किया गया था? 1948 में, 1948 में इसको पेश किया गया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर के षणमुगम चेट्टी है, आपको गलती से भी शेट्टी नहीं समझना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये शेट्टी एक सरनेम होता है जो फेमस लोगों का है ना, शिल्पा शेट्टी, लेकिन आपको वो नहीं समझना है, चेट्टी है ना। हमारे यहाँ पे इतने सारे गोत्र, इतने सारे सरनेम्स पाए जाते हैं, तो उनमें आपको कुछ सरनेम सुन के तो बाकी में हंसी भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करना क्या यहाँ पे चेट्टी सरनेम है इनका। फिर इसके बाद आता है एक पॉइंट, गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट। गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट ये 1950 में पेश किया गया था। 1950 में किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। जॉन मथाई के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। गणतंत्र भारत का एक पहला बजट था। स्वतंत्र भारत क्या है? जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हो गया, तो हमारा देश बन गया गणतंत्र। और गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया? 1950 में किया गया। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा किया गया। ठीक है, स्वतंत्र में और गणतंत्र में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब हम फ्री हो गए अंग्रेजों से, इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो हो गया स्वतंत्र। लेकिन जब हमारे देश में हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया, तो वो हो गया क्या? गणतंत्र हो गया था। तो इस तरीके पहले फैक्ट, पहला किसने पेश किया, कब पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला कब और किसने, और गणतंत्र भारत का पहला कब और किसने किया था। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी बात है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, इसका इतिहास क्या रहा है, कब से शुरू हुआ है भारत में। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन की। जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि जब बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं, तो ये बताइए सबसे ज्यादा पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, मतलब किस वित्त मंत्री ने बजट को सबसे ज्यादा बार पेश किया है। तो ये वो जो आंसर होता है, इसका आंसर हो जाता है मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है, और कितनी बार किया है? 10 बार। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, और ये मोरारजी देसाई जो थे ये उस समय पे, ठीक है, वित्त मंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने। अच्छा, फिर पूछा जाता है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, पहली महिला वित्त मंत्री थी, लेकिन कार्यवाहक के रूप में काम किया था। मतलब कार्यवाहक क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो उस पद का अधिकारी, वो पद पे नहीं है, उनकी जगह कोई और काम करे तो वो जाते हैं कार्यवाहक हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था, लेकिन वो कार्यवाहक के रूप में काम कर रही थी। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक मतलब एक फुल फ्लैश। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ये है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण। और वर्तमान में जो बजट है वर्ष 2023-24 का, ये इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में। अच्छा, इससे पहले इन्होंने 2022 में पेश किया, 2021 में पेश किया, और 2020 में पेश किया था, ठीक है। तो ये क्या इनका बन जाते हैं इनके फैक्ट। कभी पूछ लेते हैं भारत का सबसे पहला डिजिटल बजट कब आया? भारत का पहला सबसे पहला डिजिटल बजट कब आया था? 2021 में आया था। 2021 से अब जो हमारा बजट है वो डिजिटाइजेशन शुरू हो गया है। अच्छा, एक चीज और, थोड़ी सी फैक्चुअल चीज बनती है, और वो हमारे देश में चीजों को वैसे भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाता है ना अपने हिसाब से। तो जो बजट को चमड़े की थैली में पेश किया जाता था, अब वो चमड़े की थैली में नहीं आता। अब जो बजट आता है ना, किस में आता है? वो आता है लाल कलर के थैले में लिपटा हुआ टैबलेट के अंतर्गत आता है। टैबलेट या फिर जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगी, लैपटॉप टाइप की, तो उसमें आ गया, और वो किस में लपेट के लाते हैं? लाल कलर के कपड़े में। ये लाल कलर का कपड़ा उसी चीज को दर्शाता है, जैसे कि जो बिजनेसमैन, जो उद्योगपति होते हैं, वो अपने खातों को लाल कलर के कपड़े में रखते हैं, तो उसी चीज को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो ये मॉडिफिकेशन हमारे देश में किया गया था। पहले चमड़े की थैली में लाते थे, लेकिन अब क्या है, लाल कलर के कपड़े में इसको लपेट के लाते हैं। तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और ये वर्तमान सरकार का, ये जो बजट पेश किया गया है, ये वर्तमान सरकार का अंतिम फुल फ्लैश्ड बजट है ये, ठीक है। अंतिम पूर्ण बजट कह सकते हैं इसको, या फिर इसको फुल फ्लैश्ड बजट कह सकते हैं। फुल फ्लैश्ड का मतलब क्या है कि जब कोई सरकार रनिंग में है तो वो फुल फ्लैश्ड बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन जब कोई सरकार जिसमें चेंजेस होने वाले होते हैं, चेंजेस का मतलब क्या है कि जैसे 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, है ना, आप सबको पता है लोकसभा के इलेक्शन कब होंगे? 2024 में होंगे। 2024 में इलेक्शन जो होंगे उससे पहले बजट प्रस्तुत कर लिया जाएगा कायदे से, क्योंकि हमेशा फरवरी की फर्स्ट वर्किंग वीक होता है, और इलेक्शन अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे, मतलब उसमें मार्च अप्रैल तक का टाइम लग जाएगा। तो उन इलेक्शन से पहले जो बजट आएगा उसको हम कहेंगे अंतरिम बजट। अच्छा, अंतरिम क्यों कहेंगे? क्योंकि इलेक्शन के बाद कौन सी सरकार आएगी इसका पता नहीं है ना, पहले से तो नहीं पता चल पाता कि 2024 में अगेन यही वित्त मंत्री रहेंगी, अगेन यही सरकार आएगी, कुछ नहीं पता। तो अगर आ गई तो बाद में अपना बजट पेश करेंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले वाला जो बजट होता है, जो कि कुछ टाइम के लिए पेश किया जाता है, वो हो जाता है अंतरिम बजट होता है। तो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा अगली बार। तो वर्तमान सरकार का तो अंतिम, ये क्या हो गया? अंतिम। देखो, अंतरिम अलग होता है और अंतिम अलग होता है। अंतिम मतलब लास्ट, और अंतरिम मतलब, देखो अंतरिम शब्द होता है अंतरिम। अंतरिम का मतलब क्या हो जाता है? कुछ समय के लिए, अस्थाई समय के लिए, या अस्थाई समय के प्रावधानों को चलाने के लिए, वो जाता है अंतरिम हो जाता है। तो जो अगली साल आएगा वो कैसा आएगा? अंतरिम आएगा। और अभी कैसा आया है? वो अंतिम पूर्ण बजट आया है, अंतिम पूर्ण बजट, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो ये वर्तमान सरकार का अंतिम फुल फ्लैश्ड बजट है ये, और अगली साल जो आएगा वो इंटरिम बजट आएगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतरिम बजट कहते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन बजट के बारे में, और ये जो बजट में क्या क्या प्रावधान है इन सब के बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो वर्ष 2023-24 का जो बजट आया है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, 31 मार्च 2024 तक चलेगा। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया वो किस पे दिया गया है? विजन फॉर अमृतकाल। विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब क्या है? देखिए, आपको पहली स्लाइड में ऊपर दिख रहा होगा, इन्होंने 3 लक्ष्य निर्धारित कर दिए।
तो ये 3 लक्ष्य कैसे हैं? ये 3 लक्ष्य हैं अमृत काल को डिसाइड करने वाले। अमृत काल को डिसाइड करने वाले 3 लक्ष्य। अभी अमृत काल क्या है? विजन का मतलब क्या है? एक लक्ष्य, ठीक है। तो अमृत काल क्या होता है? 2022 से 2047 तक का जो समय है, ये बीच के 25 वर्ष जो हैं, इन 25 वर्षों के समय को हमने क्या कहा है? अमृत काल का है। ये 25 वर्ष का समय क्या है? अमृत काल है। क्यों है अमृत काल? 2022 में हमारे देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए और 2025 में 2047 में हमारे देश की आज़ादी को क्या हो जाएंगे? पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इन 100 सालों में यहाँ पे अब कितना गैप बचा है? 25 साल का गैप बचा है। तो 25 साल के समय को ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने देश की काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, मतलब ऑल ओवर इसका डेवलपमेंट होगा। इसीलिए इस समय को हमने क्या कहा है? क्या? अमृत काल का है। तो अमृत काल का ये क्या होता है? पहला बजट है ये, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकता है इसका कि अमृत काल का पहला बजट कब पेश किया गया था? अमृत काल शुरू होता है 2022 से, लेकिन अमृत काल का पहला बजट आया है 2023 में आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ऐसे ही माइनर जो होते हैं फैक्ट से वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अमृत काल का ये पहला बजट है और अमृत काल के लिए यहाँ पे 3 प्रमुख लक्ष्यों की ओर यहाँ पे इंगित किया गया है, मतलब कि इसको डेडिकेट किया है। देखो 3 प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? पहला यहाँ पे युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, मतलब नागरिक जो होंगे हमारे भारत के, उनको काफी अवसर प्रदान कराए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे होगा? यूथ पर। हमारे देश की जनसंख्या है, उनमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है? युवाओं का है। तो युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए क्या होंगे? विशेष अवसर। अवसर कैसे होंगे? स्किल के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए अवसर होंगे, रोजगार के अवसर होंगे, इस तरह के जो भी अवसर मिलेंगे उनको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहला फोकस क्या है अमृत काल का? युवा वर्ग को फोकस करते हुए अवसर प्रदान करना। दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि। रोजगार सृजन मतलब एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है। मतलब हमारे देश में जो स्थिति है ना, जितनी भी स्थिति होती है, चाहे वो गरीबी की आंकड़े आते हो या बेरोजगारी के आते हो, उनको हमें कम करना है। और अगर रोजगार में वृद्धि हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति रोजगार हो जाता है वो गरीबी रेखा से फिर धीरे धीरे हट जाता है। तो गरीबी का बहुत बड़ा कारण होता है क्या? बेरोजगारी। और रोजगार में वृद्धि होते ही गरीबी बेरोजगारी दोनों चीजों को हम देश से हटाएंगे। तो रोजगार में सृजन में वृद्धि, रोजगार सृजन मतलब जॉब क्रिएशन होगा। अच्छा, अभी ये मत कहना कि जॉब क्रिएशन कहाँ हो रहा है, पहले इतनी भर्तियां आती थी अब इतनी आ रही है। भाई जॉब का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, जॉब का मतलब सरकार के अनुसार प्राइवेट जॉब भी होती है, ठीक है। और जो भी विकसित देश होते हैं ना, उनमें जॉब का मतलब प्राइवेट जॉब ही होती है। तो जॉब क्रिएशन मतलब किसी भी तरह की जॉब हो सकती है। इनमें दोनों जॉब की बात की है, गवर्नमेंट जॉब की भी और प्राइवेट जॉब की भी। तीसरा यहाँ पे सुदृढ़ और स्थित वृहद आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छे से यहाँ पे फ्रीली एंजॉय कर पाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो ऐसा एक सुदृढ़ और स्थित आर्थिक वातावरण जो है यहाँ पे क्रिएट करना है। कब तक? अगले 25 सालों में, मतलब अमृत काल के मुख्य लक्ष्य हैं। अच्छा, अब 25 साल में क्रिएट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 25 साल बाद ही करेंगे या 24 साल बाद करेंगे। भाई अभी से इसके लिए जुट जाना है, जितना पहले कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये 3 मुख्य लक्ष्य हैं किसके लिए? अमृत काल के लिए। इसके बाद इस साल का जो बजट है वो सप्तऋषि यानी कि 7 प्राथमिकताओं पर आधारित है। सप्तऋषि कौन है? किसी जमाने में ऋषि हुआ करते थे, 7 ऋषियों का समूह था, उनको सप्तऋषि कहते थे। अच्छा, हमारे यहाँ बजट में अब ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं जो थोड़े यूनिक होते हैं, याद करने में भी थोड़े कभी कभी ईजी हो जाते हैं और उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना भी बन जाती है। जैसे पिछले साल बजट में एक शब्द यूज किया गया था, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, तो पिछले साल अष्टलक्ष्मी जो शब्द प्रयोग किया गया था वो किसके लिए था? हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट हिस्से में 8 राज्य हैं, जिनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और ये आता है, एक और बचा कौन सा? नागालैंड, ये आते हैं। अब ये जो राज्य थे सारे, इनको हम कहते हैं क्या? अष्टलक्ष्मी। इन्होंने कहा था लास्ट ईयर के बजट में, लेकिन इस साल के बजट में क्या कह रहे हैं? इन्होंने सप्तऋषि नाम के एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया है, सप्तऋषि। अब ये सप्तऋषि क्या है? 7 प्राथमिकताएं हैं जिन पर बजट आधारित है
उनको सप्तऋषि कह दिया है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बजट 2022-23 कितनी प्राथमिकताओं पर आधारित है? 7 प्राथमिकताओं पर। और ये सप्तऋषि क्या है? 7 प्राथमिकताएं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी है देखिए। तो अमृतकाल के दौरान यहाँ पे 7 प्राथमिकताएं। पहली, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है कि हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ शिक्षा के स्तर बढ़ जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए जाए, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट जो एक व्यक्ति को बेहतर एक व्यक्ति बनाता है और एक देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, वो ऑल ओवर डेवलपमेंट को हम कहेंगे क्या? समावेशी विकास। अंतिम छोर तक पहुंचना। अंतिम छोर तक पहुंचने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहां तक पहुंचते पहुंचते जो चेन होती है ना टूट जाती है। जैसे कोई भी योजना आती है, योजना मंत्रालयों के द्वारा शुरू की जाती है, मंत्रालय अपने विभागों को ट्रांसफर करते हैं, विभाग से और आगे जाती है और आगे जाती है, लेकिन रियल में जिस व्यक्ति को आवश्यकता थी किसी योजना के लाभान्वित होने की, वहां तक अगर नहीं पहुंच पाती है तो उस योजना कोई लाभ नहीं रहता। तो यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि अंतिम छोर तक पहुंचना है और हर उस व्यक्ति को लाभान्वित करना है उस योजना से जिसकी उसको आवश्यकता हो सकती है। तो ये अंतिम छोर तक पहुंचना, रीचिंग द लास्ट माइलस्टोन। अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना का मतलब क्या होता है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, बहुत सारी चीजों को कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसको ढालना, चीजों का निर्माण, जैसे कोई भी पुल बनवा देना या फिर किसी तरह से स्कूलों का निर्माण करवाना, अस्पतालों का निर्माण करवाना। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना उसमें। युवा शक्ति पर बहुत फोकस किया गया है भी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि युवा जो है उनकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, तो युवा शक्ति पर एक विशेष फोकस किया गया है किसपे? बजट में। क्षमता उभारना। क्षमता उभारना मतलब हमारी जो क्षमता है भाई, हम क्षमता वो है हमारी कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पता नहीं है, इसलिए उसको उभारने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलवानी पड़ती थी कि अच्छा आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे भारतीयों की क्षमता को उभारने की कोशिश की जाएगी बजट के दौरान, यहाँ पे ऐसी प्लानिंग की गई है। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट या ग्रीन ग्रोथ। हरित विकास का मतलब जलवायु और पर्यावरण से संबंधित जो भी हम अच्छे काम कर सकते हैं उन सारे कामों को इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे पेड़ लगाना, पेड़ कटाई को रोकना, या फिर कुछ हानिकारक गैसें जहाँ से भी निकलती हैं उन गैसों को रोकना, जैसे कि कारखानों से या वाहनों से। इस तरह की पर्यावरण की भलाई के लिए, पर्यावरण को एक ग्रोथ देने के लिए हम जो भी कर सकते हैं उनको हमने टारगेट किया किसमें? हरित विकास में। वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर जो है उनको डेवलप करना। तो इस 7 क्या है? 7 प्राथमिकताएं जिनको हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि के नाम से इनको यहाँ पे डिनोट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए आगे यहाँ पे एक एक करके इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। सबका साथ सबका विकास यानी कि समावेशी विकास। और समावेशी विकास में आपको दिख रहा है कृषि और सहकारिताएं, यानी कि एग्रीकल्चर पे काफी अच्छा खासा फोकस किया गया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर फोकस के लिए आपको देखो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, मतलब हर चीज को डिजिटलाइजेशन से जोड़ना है, ये तो इनका लक्ष्य है ही है। और किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान देने हैं, मतलब किसानों के लिए अच्छे अच्छे क्या होने चाहिए? लक्ष्य होने चाहिए, समाधान। ANV बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ANV, ठीक है। अभी तो बागवानी क्या होता है? बागवानी में बहुत सब चीजें आ जाती हैं, बागवानी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जिनको हम कहेंगे फूलों की खेती, फलों की खेती। हॉर्टिकल्चर जो हो जाएगा वो बागवानी में आ जाएगा। और उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रयास किए जाएंगे। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना। देखो भाई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये कि भारत को क्या बनाना है? मिलेट के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। और मिलेट को क्या नाम दिया गया? श्री अन्न। श्री अन्न, जैसे रेस्पेक्टेड जो व्यक्ति होते हैं ना उनके नाम के आगे श्री लगा देते हैं। अब यहाँ पे अन्न के नाम के आगे श्री लगा दिया है। और कौन से वाले अन्न को श्री अन्न कहा गया है? ये कहा गया है मिलेट को। ठीक है, मिलेट्स कौन से होते हैं? जो मोटे अनाज होते हैं उनको हम कहते हैं मिलेट्स, जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, इस तरह के जो अनाज होंगे उनको हम कहेंगे क्या? मोटे अन्न या फिर मिलेट्स कहते हैं। और इन सबको क्या कहा गया है? श्री अन्न के नाम से इनको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो श्री अन्न मतलब अगर इनका सेवन किया जाएगा तो एक तो भुखमरी से और इन सब चीजों से थोड़ा सा राहत मिलेगी, साथ ही पोषण के स्तर को बढ़ाने में भी काफी फायदेमंद होते हैं। तो श्री अन्न जो कहा गया इसको, इनको कहा गया मिलेट को। अच्छा एक चीज और,
जो मिलेट होता है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, क्या? 2023। 2023 है बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2023 है। जब से डिक्लेयर किया गया था लास्ट टाइम, तब से लेके अब तक भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और आई थिंक इस साल तो खैर पूछा ही जाएगा, अगले साल भी रहेगा चर्चा में। तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा 2023, जो भी चल रहा है। क्या बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का मतलब ये है कि बाजरे के उत्पादन पे, बाजरे के जो भी फायदे होते हैं उनको बढ़ाने के लिए, बाजरे का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर उसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये है कि हमें जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, उनकी जो रहेगी, उनकी इंपॉर्टेंस को समझनी है और उनको फिर प्रोड्यूस करना है अच्छे से। ये है बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मतलब ये होता है ना कि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो फिर उसको सारे लोग वहाँ से खरीदेंगे। ठीक है, अब जब खरीदेंगे तो खरीदने के बाद में हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी, और जीडीपी में ग्रोथ होगी तो पूरे देश में जीडीपी जो होगी वो 1 नंबर हो सकता है और आगे चली जाए। तो ये सारी चीज़ें जो रहेंगी वो किस में रहेंगी? बाजरे के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तहत। और पूरी दुनिया को ये महत्व बताना कि बाजरा जो होता है या मोटे अनाज जो होते हैं उनके अपने ही फायदे होते हैं। और ये चीज़ तो आपको ही पता होगी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनके फायदे अलग होते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स में से जाके ना मिक्स्ड ग्रेन वाला आटा लेके आते हैं। मिक्स्ड ग्रेन, अरे भाई वही मिक्स्ड ग्रेन है, उसमें 4-5 तरह के अनाज मिला देंगे, हो गया मिक्स्ड ग्रेन, और 500 रुपये की थैली दे देंगे छोटी सी। तो मिक्स्ड ग्रेन आटा जो होता है उसमें भी यही सब अनाज आते हैं। तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का मतलब क्या है? हमें मोटे अनाजों के महत्व को समझना है। ठीक है, हाँ जी, अगला देखो, कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना। कृषि गतिवर्धक का मतलब यहाँ पे कि जो हमारा होगा एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए एक फंड स्थापित किया जाएगा, वो जो कृषि वर्धक क्या बोलते हैं इसको, कोष। लक्ष्य निधियन पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन है। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के लिए या फिर मछली पालन वाले उद्योग के लिए, और इसके लिए डेयरी कार्य के लिए इनको 20 करोड़ रुपए का क्या है, आवंटन किया है। व्यापक रूप से भंडारण क्षमता की स्थापना को बढ़ाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है समझने वाला कि जो हमारा कृषि क्षेत्र को संचालन ऋण में वृद्धि थी, कृषि क्षेत्र में जो ऋण दिया जाता था वो लास्ट टाइम तक दिया गया था 1.86 लाख करोड़ का। ठीक है, और अब कितना कर दिया है? 200 का कर दिया है, 200 कर दिया है। इसमें काफी वृद्धि की है कि कृषि के लिए काफी लोन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? कृषि संबंधित योजनाओं में और किसानों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो यहाँ पे स्वास्थ्य पे फोकस किया गया है, हेल्थ पे, और हेल्थ पे फोकस करने के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे स्थापित किया है नर्सिंग कॉलेज। तो नर्सिंग कॉलेज की स्थापना से यहाँ पे 157 कॉलेज बनेंगे, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, और हमारे हेल्थ सेक्टर में काफी बड़ी संख्या में जो नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी संख्या वृद्धि हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान का मतलब क्या है कि दवाइयों की अपने रिसर्च करना, उन रिसर्च की दवाइयों को फिर उनको प्रमोट करना, ये जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। आईसीएमआर जो है हमारे देश की मेडिकल साइंस की एक काउंसिल है। तो आईसीएमआर जो है यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे अनुसंधान का काम करेगी। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करना है। एनीमिया होती है खून की कमी, तो खून की कमी वाला जो है सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। शिक्षा पर जो व्यय हो रहा था उसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो व्यय हो रहा था 1.4 का हो रहा था, जीडीपी का 1.4% हो रहा था 2019 में, और ये अब जो इस साल होगा वो 2.1 होगा। काफी ज्यादा इसमें ग्रोथ देखी गई है। एजुकेशन में 2.8 हो रहा था 2019 में, और अब होगा 2.9 होगा, मतलब इसमें भी ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि हेल्थ पर जीडीपी का कितना परसेंट जो ग्रोथ है वो क्या आ जाएगा? तो जीडीपी का 2.1% किया जाएगा किस पे? हेल्थ पर, और 2.9% किया जाएगा शिक्षा पर। ये जो बढ़ा है, वृद्धि हुई है, कब से? 2019 के मुकाबले में इसमें सब में वृद्धि हुई है। शिक्षा और कौशल, शिक्षा मतलब एजुकेशन, कौशल मतलब एक स्किल। तो इनके लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए
प्रशिक्षण पुरस्कार बच्चों किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। यहाँ से देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो बजट की सीधी सीधी पीडीएफ है, अब इससे आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का मतलब क्या है कि कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई जो थी ना काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई थी। बहुत सारे बच्चे बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो गए थे, पढ़ाई में उन्होंने कुछ नहीं किया, प्रमोट होते चले गए। तो 1-2 साल का जो गैप आया ना, उस गैप के उसको भरने के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की है, यहाँ पे की जाएगी। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि यहाँ पे राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी तो होगी, साथ ही साथ पंचायत स्तर पे और वार्ड लेवल पे क्या किए जाएंगे, लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी शिक्षा को बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ बात की है सभी के लिए सुविधाएं। अभी सुविधाएं कौन सी हैं, ये सुविधाएं इन्होंने ये गिना दी है जो अब तक इन्होंने क्या किया है, प्राप्त की है या प्रदान की है इन्होंने। मतलब अब तक सरकार ने किसको क्या क्या सुविधाएं दी हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। देखिए इन्होंने क्या किया है, SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। अब ऐसे में क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं यहाँ पे। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन जो है ये दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जो है ये पहली बार कब शुरू की गई थी, 1 मई 2016 में। कहाँ से, बलिया से। दोबारा कब शुरू की गई है, 9 अगस्त 2021 को, और वो कहाँ से हुई है, महोबा से हुई है। दोनों बारी कहाँ से हुई, उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना शुरू। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। कितने कनेक्शन दे दिए गए, ये दे दिए गए 9.6 करोड़ कनेक्शन दे दिए गए। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके, 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके। कोविड 19 की वैक्सीनेशन काफी अच्छा खासा चल रहा था इसमें, तो ये कोविड के टीके यहाँ पे लगवाए गए हैं। 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। PM जनधन खाते, वही जीरो बैलेंस वाले खाते, ये खोले गए हैं काफी सारे। कोशिश करो, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। PMSBY और PMJJY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया है। PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का क्या किया गया है, नकदी अंतरण किया गया है। ठीक है, ये सब किसानों को दे दिया गया। जो 6-6 हजार रुपए जा रहे थे किसानों के अकाउंट में, शायद याद होगा, किसानों को अकाउंट खोला गया था, उसमें 6-6 हजार रुपए दिए रहे थे, उसमें कितना दे चुके हैं, 2.2 लाख करोड़ दे चुके हैं। और कितने किसानों को, 11.4 किसानों को, 11.4 करोड़ किसानों को। और ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन लगवा चुके हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी सप्लाई अच्छे से हो सके, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, कि ग्रामीण घरों में पेयजल का कनेक्शन लगवा चुके हैं। कितने में, 9 करोड़ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वृद्धि की बात की है, ये जो हमारी वृद्धि है, ठीक है, यहाँ से अच्छे से देखते हैं। वृद्धि लोचदार बनी रही है, ये होती है रियल GDP और ये फाइनेंशियल 20 का लेवल है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कैसी रही है, 2020 में इस तरह से ये जा रही थी, 21 में एकदम डाउन आ गई, डाउन क्यों आ गई, बिकॉज ऑफ कोविड। फिर 22 में थोड़ा सा ग्रो हुई और 23 में यहाँ पे ये लगभग 7% के लगभग रहने की इसकी संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधे बनेगा कि वर्ष 2023-24 के बजट में हमारे जो भारत है उसकी आर्थिक विकास दर या वृद्धि कितनी होने की संभावना है, ये 7% होने की संभावना है। और ये अच्छे से ध्यान रखना कि भारत ने कोविड के बाद अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से रिकवर किया है। आज इंडिया बन चुकी है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, वही ब्रिटेन को पीछे करके, ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए। तो इसके लिए भी यहाँ पे 7% वृद्धि हो रही है, ये भी काफी अच्छा यहाँ पे इंक्लूजन देखा गया है, 7% वृद्धि होगी। ठीक है, अब बेरोजगारी दर देखो 4 वर्षों की है यहाँ पे, बेरोजगारी दर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे थी इतना, फिर ये एकदम 2020 के बाद में एकदम टॉप पे हो गई। टॉप पे क्यों हो गई थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड सारे रोजगार वगैरह जो थे वो डिस्टर्ब हो गए थे, सारे उद्योग धंधे डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए यहाँ पे 20.9% देखी है 2020 से और 21 में। लेकिन अब 2023-24 में क्या रहेगा, फिर से 7.2%, मतलब कि अब से फिर से इसको लेवल में लाने की कोशिश की जाएगी। तो बेरोजगारी के कुछ आंकड़े हैं, नहीं रहेगी नहीं, जो 20.9% थी उसको कितना कम करके ला रहे हैं,
मतलब अब ये तो आप भी जानते हो कि कोविड में बहुत से लोगों की मतलब अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों की जॉब चली गई थी। अब वापस से उनको जॉब में फिर से उनको सेट करना और भारत में फिर से नई नई जॉब्स का क्रिएशन करना, ये बहुत बड़ा टास्क है इतनी बड़ी आबादी के लिए। और वो भारत सरकार कर रही है उसको, तो ये अच्छी चीज है कि वो 20 से कहाँ सीधे आ गए 7.5 पे। ये चीज है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये भी, हाँ। अच्छा, तुम्हें नौकरी कब मिलेगी? हाँ, बिल्कुल। चलो आगे देखिए। अंतिम छोर तक पहुंचना, अंतिम छोर तक पहुंचना मतलब समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है, समाज के हर उस व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जिसको वाकई में उन योजनाओं की आवश्यकता है। तो अंतिम छोर तक पहुंचने के यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करना। अब ये पीवीटीजी विकास मिशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, कुछ नया यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री है ये, इसको लिए पीएम लिख देते हैं शॉर्ट में। तो पी का मतलब है प्रिमिटिव और यहाँ पे वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है। अब ये ट्राइबल ग्रुप मतलब ऐसे जनजातीय समूह जो होते हैं जिनसे कुछ उनकी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। जैसे वो अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल कोई क्षेत्र अलॉट किया गया है, लेकिन उस क्षेत्र में भी नहीं रह पा रहे हैं, उनका जो क्षेत्र है उनकी जमीन है वो किसी और चीज में चली गई, तो ऐसे लोगों को उनकी जमीन दी जाएगी, मतलब उनको ऑल ओवर क्या किया जाएगा, उनके ग्रुप की थोड़ा सा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये यहाँ पे किया गया, ठीक है, किसके लिए, आदिवासियों के लिए था। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्रों में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसका एक काफी बड़ा पोर्शन आता है किसमें, रेन शेडो एरिया में आता है। रेन शेडो एरिया क्या होता है, रेन शेडो एरिया का मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र जो पर्वतों से दोनों तरफ से लगभग घिरा होता है और बीच में ना तो इधर से बारिश आ पाती है ना इधर से आ पाती है, और दोनों तरफ से बारिश, जो बारिश की हवाएं आती है तो दोनों साइड की पर्वतों से टकरा के पर्वतों के पिछले हिस्से में बारिश कर देती है और बीच में बारिश नहीं हो पाती। तो जब बारिश नहीं हो पाती वही कहलाता है क्या, रेन शेडो एरिया। तो कर्नाटक जो है उसका काफी बड़ा हिस्सा रेन शेडो एरिया में आता है। तो वहाँ पे जब बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है सूखा आएगा, तो सूखे के लिए यहाँ पे प्रावधान करने के लिए यहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। एकलव्य स्कूल जो है कितने चल रहे हैं, 740, और इसमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है, तैयार रहना। अभी तुम कह रहे थे हमें नौकरी कब मिलेगी, हाँ बी रेडी। प्राचीन पांडुलिपियों के लिए डिजिटीकरण के लिए भारत के श्री की स्थापना की जाएगी, ठीक है। प्राचीन पांडुलिपि जो होते थे, जो एंशियंट टाइम के, उनके लिए होगा। अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन होगा, ठीक है। अवसंरचना मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उसको और बूस्टअप करने के लिए और अच्छे से उसको डेवलप करने के लिए। विकास और रोजगार में वृद्धि, पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना है पूंजीगत निवेश। अब संरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज सहित ऋण जारी करना, इस तरह की चीजें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेलवे को 2 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय, रेलवे को जो परिव्यय मतलब रेलवे पे जो खर्चा किया जा रहा है वो कितना, 2.4 लाख करोड़ का किया जा रहा है। अच्छा, अब ये भी एक चीज और समझिए, जो रेलवे का बजट है, जो रेलवे का बजट होता है वो पहले अलग आता था। वर्ष 1924 में रेलवे का बजट, वर्ष 1924 में रेलवे का बजट आम बजट से अलग करके प्रस्तुत किया जाने लगा और ये चलता रहा। सबसे पहले किसने किया था 1924 में बजट, ये जॉन मथाई ने। ये चलता रहा, क्रम चलता रहा, आगे जाके मतलब आगे मतलब कुछ साल पहले वर्ष 2017 में ये हमारी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, रेलवे को अब हम अलग से सुविधा नहीं देंगे, रेलवे का बजट भी आम बजट के साथ में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो रेलवे का बजट मर्ज कर दिया कब, 2017 में, 2017 में मर्ज हो गया, मर्ज मतलब विलय हो गया इसका। लेकिन अंतिम रेल बजट कब पेश किया गया, तो 2017 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, ठीक है। 2016 में अंतिम बार रेल बजट पेश प्रस्तुत किया था किसने, तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने। देखिए, क्षमता बढ़ाना आस्था आधारित सरकार, मतलब क्षमता बढ़ाने के लिए जो हमारे देश के युवा शक्ति है उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम की जाएगी, इस तरह की पूरी योजना लिखी है, ठीक है। जैसे कि ई कोर्ट का चरण 3 शुरू करना, कारागार न्याय प्रशासन, ठीक है, इन सबको पढ़ लेंगे। अमृत पीढ़ी, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए, यहाँ से PMKVY 4.1 की शुरुआत,
PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको 4.0 की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग आदि पाठ्यक्रमों क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। PMKVY के हो सकता है आप लोगों ने कुछ ऐसे कैंप देखे हो जहाँ पे कौशल सिखाया भी जाता है, कुछ चीज़ों का नई नई स्किल डेवलपमेंट करने का कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब इस ट्रेनिंग में क्या शामिल किया जाएगा, इसमें शामिल किए जा रहे हैं क्या, कोडिंग। आजकल कोडिंग का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है, कोडिंग से बहुत सारे जो काम होते हैं। कोडिंग के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ता ही जा रहा है। रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सब चीजों को क्या किया है, शामिल किया है किसमें, PMKVY 4.2 में। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय किया गया है, ठीक है, जिससे 50 गंतव्यों को विकसित किया जा रहा है, इसमें से शामिल किया है। 50 इसमें से ऐसे स्पॉट्स होंगे जिनको डेवलप किया जाएगा। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया गया है। अब यूनिटी मॉल क्या है, ये ODOP जो होता है, ODOP, ODOP मतलब एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके तहत जो भी चीजें होती हैं उनको विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ GI टैग, जिन चीजों को GI टैग मिल जाता है उन चीजों के लिए भी काफी ज्यादा इसमें विकसित करने के लिए काम किया जाएगा। अच्छा, आप कमेंट करके जरा बताएंगे कि ODOP परियोजना, क्लास के बाद कमेंट, आप कमेंट करके बताएंगे कि ODOP परियोजना जो है या ODOP जो ये है, ये कब और किस राज्य में शुरू किया गया, ठीक है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके जिले से ODOP के तहत कौन सा प्रोडक्ट शामिल किया गया है। वित्तीय क्षेत्र में अभी बात की है किसकी, क्या क्या रहेगा, राजकोषीय प्रबंधन कैसा रहेगा, इस तरह की चीजें पूरी रही है वित्तीय क्षेत्र में। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ होगा यहाँ पे। और महिला समाधान बचत पत्र, इनकी एक स्थापना की जाएगी। MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम, इंपॉर्टेंट पॉइंट छाप लेना इसको, इंपॉर्टेंट। 2 लाख करोड़ का आंतरिक सांपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार, ठीक है। अब जो MSME हुआ करेंगी उनको कोई गारंटी नहीं देनी, जैसे लोन देता है कोई बैंक तो लोन तब देता है जब उसको कोई गारंटी दे, जैसे हमें किसी से चाहिए तो वो गारंटी लेता है। MSME को इसके लिए पूरा 2 लाख करोड़ का जो आवंटन किया गया, इसमें क्या है, बिना गारंटी के, बिना किसी बॉन्ड के यहाँ पे क्या दिया जाएगा, इनको लोन दिया जाएगा MSME को, ठीक है। MSME क्या होता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं तो उनको हम कहेंगे क्या, MSME कहते हैं। फिर यहाँ पे राजकोषीय प्रबंधन, यहाँ पे राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा 3.5% जो है इसको रखा गया है, और राजकोषीय समेकन ये 4.5% से नीचे। अच्छा, यहाँ पे ये जो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना, ये अक्सर समझ में नहीं आते हैं। क्या होता है राजकोषीय घाटा, क्या होता है राजस्व घाटा, क्या होता है ये घाटा, ये जितने भी घाटे होते हैं उनको समझते हैं। अब एक चीज समझिए, जो भी बजट होता है उस बजट में आय होती है, ठीक है, आय होती है, और उस आय को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है राजस्व आय और एक होती है पूंजीगत आय, ठीक है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो ऐसी चीजें जहां से हमें इनकम प्राप्त हो रही है, जिस इनकम को हमें वापस करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, राजस्व आय। जैसे कि मान लो हमें किसी न किसी तरीके से कोई कुछ इनकम ऐसी प्राप्त होती है हमारे पास जिनको हमें वापस करना होता है किसी फॉर्मेट में, कुछ ऐसी होती है जिनको हम वापस नहीं करना, जिनसे हमारी पूंजी बनती है। तो जिनको हमें वापस करना है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बैंक में पैसा जमा किया व्यक्तियों ने, ठीक है, बैंक में पैसा जमा किया व्यक्तियों ने, नागरिकों का पैसा बैंक में आ गया। अब उस पैसे का कुछ टाइम लिमिट रहेगा, किसी ने 5 साल के लिए कर दिया, किसी ने 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जो भी रहेगा काफी एक समय तक आ जाता है। अब वो उस समय के लिए तो क्या हो गई, इनकम हो गई, लेकिन वो कभी ना कभी देना है ना वापस, तो जब देना है ना तो क्या हो जाएगी वो वाली, ठीक है, राजस्व। लेकिन एक होता है जो आ गया वापस नहीं करना,
वापस नहीं करना मतलब क्या है, टैक्स का पैसा आ गया, टैक्स का पैसा आ जाता है, सरकार वापस करती है, नहीं करती कभी भी, तो वो हो जाएगा इसमें कैपिटल में। ठीक है, एक होता है व्यय। व्यय में क्या रहेगा, व्यय जो होता है ये भी दो तरीके के हो जाते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में वो व्यय होते हैं जिनमें हम पैसा लगा रहे हैं लेकिन वो हमें वापस नहीं मिलने वाले, और पूंजीगत व्यय में वो व्यय आते हैं जिनमें हम पैसा लगाएंगे तो वो किसी न किसी फॉर्मेट में हमें वापस मिलेंगे। जैसे सरकार ने कोई योजना बनाई कि गरीबों को अन्न बांटना है, जैसे कि कोविड में हुआ था कि गरीबों तक खाना वाना पहुंचाने की व्यवस्था थी, उसमें जो व्यय हुआ हुआ कैसा था, राजस्व। लेकिन सरकार कोई ऐसी योजना बनाए सॉरी, जैसे कि कहीं हॉस्पिटल बनाने हैं, कहीं रोड बनाना है, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बनाना है, तो वो जो होगा एक पूंजी की तरह स्थापित हो जाएगा और उससे कुछ ना कुछ इनकम प्राप्त होगी, तो वो हो जाएगा क्या, पूंजीगत व्यय हो जाएगा। तो इस तरह से दो प्रकार के आय और दो प्रकार के व्यय हो जाते हैं। अब इन्हीं में से क्या रहता है, अगर राजस्व आय जो है वो कम है और राजस्व व्यय ज्यादा है, तो दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व आय कम होना और व्यय ज्यादा होना क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा। पूंजीगत आय कम होना, पूंजीगत व्यय ज्यादा होना, वो क्या हो जाएगा, पूंजीगत घाटा हो जाएगा। समझ में आया होगा इतना कि राजस्व और पूंजीगत में क्या होता है। तो घाटा जो होता है बजट में तीन प्रकार का होता है, बजट में घाटा तीन प्रकार का होता है। पहला राजस्व घाटा, पहला राजस्व घाटा, दूसरा पूंजीगत घाटा और तीसरा होता है राजकोषीय घाटा। तीसरा हो जाएगा क्या, राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा जो होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है, देखिए राजस्व आय जो होगी वो कम हो और व्यय ज्यादा है तो हो जाएगा राजस्व घाटा। मतलब राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटा दो, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। व्यय ज्यादा है आय कम है तो राजस्व घाटा, ऐसे पूंजीगत घाटा हो जाएगा। पूंजीगत व्यय में से हम क्या घटा देंगे, पूंजीगत आय को घटा देंगे। और उसके बाद जो बचेगा राजकोषीय घाटा, ये क्या होता है। अब जो राजकोषीय घाटा है इसको समझिए अच्छे से, ये चीज क्या है। राजकोषीय घाटा का मतलब ये हो गया कि जो हमारी सरकार है, अब इसके लिए हम थोड़ा सा अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ भाई, ये देखिए अब राजस्व आय, राजस्व व्यय, इन सब के बाद में क्या आता है, राजकोषीय घाटा आता है। तो सरकार क्या करती है, एग्जांपल से मैं बता रही हूँ कि सरकार क्या करती है। जैसे मान लो कि वित्तीय वर्ष में पर्टिकुलर मान लो 1000 रुपये क्या है कि इनकम है, मान लो 1000 रुपये क्या है, इनकम है। और इनकम के अलावा इनका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, 1200 रुपये है। ये इनके एक्सपेंसेस है। अब बाकी का बीच का जो 200 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो 200 रुपये का डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे, घाटा। और ये कौन सा घाटा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा। कि टोटल बजट का जो अमाउंट होता है, जितनी भी टोटल इनकम होती है, उस टोटल इनकम के कंपैरिजन में जितना भी टोटल एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट होते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट को सरकार कहाँ से भरती है, फिस्कल डेफिसिट को पूर्ति कहाँ से की जाती है। तो पूर्ति करने के लिए क्या होता है, या तो लोन लिया जाता है या फिर क्या आता है, डिसइन्वेस्टमेंट। लोन का मतलब ऋण लेना, कहीं से उधार लेना, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज हमारी पूंजी है उस पूंजी को बेच देना। जैसे रेलवे को बेच देना, जैसे सरकारी किसी कंपनी को बेच देना, जैसे बंदरगाहों को बेच देना, ये क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर किसी के पास, जब भी सरकार कोई बजट बनाती है तो उस समय पे उनका जब ये लगता है कि इनकम जो है वो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो बीच का डिफरेंस को भरने के लिए वो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकती है, और उसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट होता है। अब यहाँ पे इनके माध्यम से, जो चार्ट्स इनके माध्यम से बताया गया है कि
यहाँ पे कितना क्या है, राजस्व व्यय कितना था, राजस्व व्यय पिछले 3 सालों में कितना रहा है, इस साल कितना रहेगा 35 लाख करोड़ का रहेगा। ठीक है, पूंजीगत व्यय कितना रहेगा 13.7 लाख करोड़ का रहेगा। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां कितनी रहेंगी 26.3 लाख करोड़ की रहेगी और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रहेंगी 18.7 लाख करोड़ की होंगी। ठीक है, ये हो जाएंगी क्या प्राप्तियां। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझते हैं। 10 मिनट। देखिए, रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है। कभी कभी ये चीज पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जो सरकार के पास इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। तो जो भी होता है, मान लो टोटल अमाउंट अगर 1 रुपया है तो उस 1 रुपये को हम 100 पैसे में बांट देते हैं और बराबर बराबर देखेंगे कि उसमें से कितना अमाउंट कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए कहाँ से आता है, ऋण और अन्य देयताएं। सबसे ज्यादा जो इनकम जो देखी जाती है वो कहाँ से आती है, वो आती है लोन से। लोन से इनकम आती है सबसे ज्यादा। अब इसको इनकम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अपनी पूर्ति करने के लिए लेना पड़ता है तो वही होती है। तो कहाँ से आता है, ऋण से आता है। दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, जीएसटी, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर। ठीक है, जीएसटी से आता है और कहाँ से आता है, जो अदर टैक्सेस होते हैं उन सब से आता है। तो सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से प्राप्त हो रही है, वो हो रही है ऋण से। और दूसरी सबसे ज्यादा कहाँ से मिल रही है, टैक्सेस से। टैक्सेस में जीएसटी भी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा फिर देखो यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अलग है, इनकम टैक्स से प्राप्त हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 6% जो है कर रहित प्राप्ति हो रही है, यहाँ पे 2% ऋण रहित पूंजीगत प्राप्ति हो रही है, सीमा शुल्क से मिल रहा है, यहाँ पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से ऋण क्या मिल रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। निगम कर से मिल रहा है, निगम कर मतलब कंपनियों पे लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो निगम कर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा मतलब आपको 2-3 याद रखने हैं। सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, ऋण से। दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, वो टैक्सेस या जीएसटी से आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। निगम कर से और आय कर से यहाँ पे बराबर बराबर है, तो 3rd नंबर पे आ जाएगा। जाता कहाँ पे आ गया, जाएगा कहाँ पे, तो जाने का जो सबसे बड़ा है रोल, वो ब्याज भुगतान में जा रहा है। ब्याज भुगतान, अरे भाई जितना हमने लोन लिया उसकी ब्याज भी तो देनी है, मतलब पैसा तो देना ही, साथ ही साथ उसकी इंटरेस्ट भी देनी है। तो इंटरेस्ट भुगतान के सबसे बड़ा पार्ट ज्यादा है, वो कितना है 20% जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप देख पाएंगे यहाँ पे केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कुछ योजनाएं स्कीम्स वगैरह चलाती है गवर्नमेंट, उसमें जाता है। अब इन योजनाओं के अलावा जाते हैं किसमें, करों और शुल्कों में जाता है। किसमें, जितने भी यहाँ पे स्टेट होते हैं उन स्टेट के पास में उनका शुल्क रहता है, टैक्सेस रहते हैं, वो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जा रहा है किसमें, इंटरेस्ट में। उसके बाद जा रहा है कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, कि जितने भी टैक्सेस और जो भी फीस वगैरह केंद्र सरकार ने प्राप्त की थी उसमें राज्य सरकारों का भी हिस्सा होता है, तो वो जाते हैं राज्यों के पास चले जाते हैं। और तीसरा होता है केंद्र क्षेत्र की योजना होती है। बाकी अन्य चीजों में देखिए, वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण में जाता है, पेंशन में जाता है और अन्य व्यय में जाता है। यहाँ पे रक्षा में जाता है। अच्छा, रक्षा का कभी कभी पूछ लेते हैं कि रक्षा में कितने परसेंट गया, ध्यान रखेंगे कितना जा रहा है, 8% जा रहा है। सब्सिडी में जा रहा है कितना, 7% जा रहा है। और केंद्र प्रायोजित योजना में जा रहा है 9% जा रहा है। तो रुपया आ कहाँ से रहा है, रुपया जा कहाँ पे रहा है, ये सारी चीजें यहाँ से बन जाती हैं। आप जब इसको एक एक बार पढ़ेंगे तो अच्छे से इनकी परसेंटेज देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, कुछ मंत्रालयों को कुछ एलोकेशन किया गया है। किस मंत्रालय को क्या दिया, कभी पूछ लेते हैं। जैसे देखिए, रक्षा मंत्रालय जो है इसको सबसे ज्यादा मिला है 5.94 लाख करोड़ रुपए। लाख करोड़ में पूछ लेते हैं किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा मिला, रक्षा मंत्रालय को। फिर सड़क परिवहन को मिला यहाँ पे 2.770। रेल मंत्रालय को मिला 2.4। ठीक है, रेल मंत्रालय को अब तक का सबसे ज्यादा है, लेकिन सिर्फ कंपेरिजन टू रेल, मतलब रेल से कंपेयर करना है। लेकिन सभी मंत्रालयों कंपेरिजन करें तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा मिला है। उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण, इसको मिला है गृह मंत्रालय। ठीक है, इन सबको आप एक एक बार देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय वाला। फिर कुछ स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स में कितना कितना गया है। तो जैसे कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल उद्योग का जो विकास है यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये लगभग 1250 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन में जा रहा है यहाँ पे। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए 5,943 लाख रुपए, करोड़ रुपए। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना। ईवी का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल,
पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना। तो पूर्वोत्तर के राज्य है 8 राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं, इनके लिए जो बात की गई वो यहाँ पे की गई पूर्वोत्तर के लिए। तो ये कुछ ऐसी योजनाओं में दिया गया है। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है इसमें, टैक्स स्लैब में अंतर। टैक्स स्लैब में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, टैक्स स्लैब में अंतर आ गया। टैक्स स्लैब में अंतर कैसे, कि जो हमारी नई टैक्स स्लैब आई थी उसके अनुसार क्या था कि 5 लाख रुपए तक की इनकम जो थी वो टैक्स फ्री होती थी। अगर कोई व्यक्ति पर्सनल इनकम जो उसकी हो रही है और उसकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है या उससे कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब उसी टैक्स फ्री इनकम की जो लिमिट है उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, ये हो चुकी है कितनी, 7 लाख रुपए हो चुकी है। टैक्स फ्री इनकम की जो लिमिट हो चुकी है वो 7 लाख रुपए हो चुकी है। लेकिन ये वाला फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो नई वाली टैक्स स्कीम है उसको फॉलो करेंगे, जो 2020 में आई थी। पुरानी वाली करेंगे उनको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, हाँ देखिए, यहाँ पे नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया, 7 लाख किया गया। और नई आयकर व्यवस्था में क्या है, छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख की गई, 3 लाख कर दी गई। 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं होगा। पहले क्या होता था, 2.5 लाख तक की है तो टैक्स फ्री रहता था, लेकिन अब कितनी है, 3 लाख तक की है तो टैक्स फ्री बिल्कुल जो कि हो जाएगी। फिर 3 से 6 के बीच में 5% लगेगा, 6 से 9 के बीच में 10% का टैक्स लगेगा, 9 से 12 15%, 12 से 15 में 20%, और 15 से ऊपर जितनी भी होगी इस पे क्या लगेगा, ये लगेगा 30% लगेगा। और इसके अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार 37% से घटाकर 25% किया गया। समझिए इस चीज को क्या है उच्चतम अधिभार। पहले क्या होता था कि जिनकी इनकम 5 करोड़ से अधिक है, अब देखो यहाँ पे ये कितनी है, 15 लाख से ऊपर जा रही है भाई, इससे ऊपर तो और भी कुछ आ सकती है, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। तो जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर होती थी उनको टैक्स के अलावा देना पड़ता था 37% का सरचार्ज देना पड़ता था। मतलब 5 करोड़ तक का टैक्स तो देंगे, साथ ही साथ उसमें उसके एडिशनल देंगे सरचार्ज, कितना परसेंट, 37%। लेकिन अब कर दिया है कितना, 25% कर दिया है इसको, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, कुछ चीजें महंगी हुई हैं, कुछ सस्ती हुई हैं, इस तरह की चीजें भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी। वैसे ये चीजें थोड़ी कम आती हैं। जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाले आइटम होते हैं, टेलीविजन या उसके उपकरण होते हैं, वो आइटम सस्ते होने की संभावना है। ठीक है, और कुछ आइटम्स के महंगे होने की संभावना है, जिनमें से एक चीज है जो कि महंगी होने वाली है, वो है सिगरेट्स। सिगरेट्स जो है महंगी हो जाएंगी। यस, हाँ बंद कर दो। ठीक है, सिगरेट जो है खतरनाक होती है। अब सरकार भी महंगी करके ये बताना चाह रही है कि सिगरेट खतरनाक है, बंद कर दो सिगरेट। 50 रुपए की, अच्छा बिल्कुल सही कहा, पीने वाला फिर भी पिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बजट की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपको लिख के अलग से बताई हैं वो सारी चीजें आपको पीडीएफ में ऐड की हुई लिखी हुई मिलेंगी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पूरी पीडीएफ हिंदी में है, एक इंग्लिश में पीडीएफ थी, लेकिन बच्चों की विशेष डिमांड पे हिंदी पीडीएफ को लाके इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एकदम फुल तरीके से। आपके कमेंट्स और क्वेरीज अगर कोई और भी होते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आपका ओपन रहेगा, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वैलिड जो होंगे क्वेश्चंस उन्हीं का आंसर दिया जाएगा। तो आज की इस बजट की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं आगे।